ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टलोग्राफी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पे जाके या फिर जो हमारा क्लासरूम है उसमें जाके तुम चेक कर सकते हो, सारी वीडियोस एक बार देख लेना। और आज हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स मैंने क्लास में भी पहले पढ़ा रखा है, तुम्हें याद होगा। तो उसमें से लॉकडाउन से पहले सिर्फ थोड़ा सा ही हुआ था, बाकी मैं करा नहीं पाया था। तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ एल्डिहाइड कीटोन। मुझे पता है कि इतने टाइम से 5-6 महीने हो गए तो तुम्हें ऑब्वियसली कुछ याद नहीं होगा, तो मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करा रहा हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन हम लोगों ने जस्ट नॉमेनक्लेचर तक किया था, तो वो आज की क्लास में नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो जाएगा। और इसके काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे धीरे धीरे कराऊंगा ताकि तुम लोगों को थोड़े अच्छे से समझ में आए। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंसिडर कर लो कि 1-1.5 महीने चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तुम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो। क्लास 12th में पूरा चैप्टर था एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या होते हैं एल्डिहाइड और क्या होते हैं कीटोन्स। तो सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे एक कार्बन और डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? सी ट्रिपल बॉन्ड ओ होती है। ठीक है, इसको जब हम लोग कंपाउंड्स के अंदर नेमिंग करते हैं तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। सो यू नीड टू रिमेंबर कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी तो उसे कार्बोनिल बोला जाएगा। है क्या ये? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब इनऑर्गेनिक में हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, जब ये किसी मेटल के साथ लगी होती है तब हम लोग इसे बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में क्या होता है? बैक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, वो एक सी डबल बॉन्ड ओ में बदलने लग जाता है ऑन द कॉस्ट ऑफ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होने लग जाता है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड टूटने लग जाता है क्योंकि कार्बन एट मैक्स 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो अगर वो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से एक बॉन्ड उसका टूटने लग जाएगा। सो इसे बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। तो हमें याद रखना है जब सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। ओके, सो कार्बोनिल में स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कार्बन। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन के पास 3, 4, 5 और 6 बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, मतलब ये दोनों क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा पास में होते हैं। काफ़ी ज़्यादा पास में होने की वजह से इसका जो पी ऑर्बिटल है और इसका जो पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करने की वजह से ये क्या करते हैं? एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पे सॉरी ऑक्सीजन का ऑल ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। हाउएवर अभी एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर हैं और डबल बॉन्ड है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन करा रखी है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसको किससे डिवाइड करते हैं? 8 से डिवाइड करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन इज लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ऐड कर दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है और बॉन्ड पेयर एक है। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन में कि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड को हम लोग लेते हैं सुपर बॉन्ड पेयर। सुपर बॉन्ड पेयर की वजह से इनको हम लोग क्या काउंट करेंगे? 1 ही काउंट करेंगे, 1 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? 2 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर है, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो हाइब्रिडाइजेशन किसके इक्वल हो गई इसकी? यहाँ लिख देता हूँ।
इसके 3 और पहला क्या आएगा S और उसके बाद क्या आएंगे 2। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कितना है sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ये जो कार्बन है इसने ये बना लिया, तो मैं यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर लिखता हूँ। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 2 R ग्रुप से, मतलब 2 कार्बन से या 2 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे सिंपल ले लेता हूँ, 2 हाइड्रोजन से अटैच हो गया। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ। तो ये कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये पूरा कंप्लीट है। अब इसको मैं फिर से बना के देखता हूँ। तो ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, एक हाइड्रोजन एटम इधर और एक हाइड्रोजन एटम इधर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, मैं वहाँ पे बताता हूँ। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो कार ऑक्सीजन की हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसकी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कोई मुझे बताएगा कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? याद है पहले का कुछ? बहुत सारा किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। बताओ कोई, क्या हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की यहाँ पे? किसी को याद नहीं है? कैसे चलेगा ऐसे? सो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर क्या है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो 0 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है। देखो कौन कौन से बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये और एक बॉन्ड पेयर ये। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग हमेशा एक ही बॉन्ड पेयर लेते हैं और उसे बोलते हैं सुपर बॉन्ड पेयर। तो ये हो गए 3। तो कितना आया, 3। पहला क्या होगा, S, और फिर बाकी के 2 क्या होंगे, P2। सो वी हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसके बाद मैंने एक बहुत सिंपल सा वो मेथड भी बताया था तुम्हें। जनरली क्या होता है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है, मैं इसको x ले लेता हूँ, या x नहीं z लेता हूँ। तो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है वो होती है sp। जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है वो होती है sp2। एंड जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, सारे ही बॉन्ड सिंगल हैं, तो वो होती है sp3। ये जनरली बच्चे इसके हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें देखने की ज़रूरत है। ये वाला एकदम सही है, फुल प्रूफ है, इससे तुम कोई गलती नहीं करोगे। कुछ केसेस हैं जैसे सी डबल बॉन्ड, तो इस केस में तुम्हें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड है, तो ये हो तुम बोल दोगे कि sp2 है, नहीं ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कार्बन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड होती है, जब उसके पास डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, एक्सेप्शन केसेस हैं, एक्सेप्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कोई अच्छा खासा वो नहीं है, क्या कहते हैं, रूल नहीं है, ठीक है। बट कॉमनली तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन 100% नहीं है। तुम्हें इस मेथड से तुम देख लेना कि क्या आ रहा है, और ये वाला मेथड भी उसको वेरीफाई करने के लिए लगा लेना। एक मेथड के ऊपर, मतलब इस मेथड के ऊपर डिपेंड मत करना, ये रिलायबल नहीं है, इट इज़ नॉट रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। और दूसरा चीज़ मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर कभी भी तुम्हें बॉन्ड एंगल 180 दिख रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, sp। एंगल तुम्हें 120 दिख रहा है तो वो sp2 होगा, और एंगल आगे sp3 के लिए डिपेंड करता है 109 के आसपास होता है, ये तुम नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो इससे तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्रिस्टलोग्राफी में सिमेट्री एलिमेंट्स भी करे हैं, और बॉन्ड एंगल हम लोग को अच्छे से पता है कि देखो इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 180 है तो वो sp होगा, ठीक है। अगर 120 का एंगल है तो वो sp2 होता है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ कार्बन,
तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो एंगल है वो 120 का है, तो हम लोग इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये तो यहाँ पे भी जो एंगल है क्या है 120 का है, तो इसलिए मैं इजीली वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गई कि ये sp2 है और ये भी क्या है sp2 है। सो नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कि एल्डिहाइड कौन से होते हैं और कीटोन्स कौन से होते हैं। चलो वेरियस, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। वेरियस कार्बोनिल कंपाउंड्स, अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो वेरियस मतलब बहुत तरीके के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो कार्बोनिल का सीधा मतलब है सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे दो वैलेंसी होती है। तो ये जो ग्रुप है ये हो गया हमारा कार्बोनिल। अब इस कार्बोनिल से बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी बात हम लोग करेंगे, और ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं और बहुत बार कर चुके हैं। प्रैक्टिकल के टाइम पे भी मैंने तुम्हें एस्टर और अमाइड्स में डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब एक हाइड्रोजन लगा होता है और एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है, जब कार्बोनिल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। तब वो क्या बन जाता है एल्डिहाइड। कीटोन के लिए यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन होता है, लेकिन दोनों साइड पे क्या होते हैं एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो आर क्या है एल्काइल ग्रुप है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो मैं बार बार उसे नहीं लिख रहा। तो ये है कीटोन। तो ये जो आर है और आर प्राइम है, ये दो हैं आर और आर प्राइम। आर और आर प्राइम सेम भी हो सकते हैं, और आर प्राइम ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड पे सेम ही होंगे, कुछ भी हो सकता है उधर। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन, और कीटोन के बाद एक मेजर आता है हमारा एसिड। सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके साथ अगर मैं ओ एच लगा देता हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब ओ एच लगाया तो एसिड, पहले मैं बना देता हूँ सारे। अगर मैंने यहाँ पे ओ आर लगाया तो ये कुछ और हो जाएगा। अगर यहाँ पे NH2 लगाया तो ये कुछ हो जाएगा। एन R1 R2 लगाया तो ये कुछ और है। और जगह कहाँ है देख लूँगा मैं। और एक ये होता है, ये भी मैंने तुम्हें बताया है कि ये क्या है। लेट्स सी कि किसको याद है। तो पहला है, इसका नाम बताओ जल्दी मुझे, क्या है ये, कौन बताएगा। R C डबल बॉन्ड O। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। टर्मिनल वाले जो कार्बन होते हैं वो CH3 होते हैं, और बीच वाला जो कार्बन होता है वो कार्बन CH कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर टर्मिनल वो कॉर्नर है तो वो कार्बन ही होगा। हाँ, मुझे जल्दी बताओ कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर है। एस्टर, ठीक है। तो ये क्या है एस्टर। ठीक है, इसके बाद RCONH2 क्या है। अमाइड। अमाइड, ठीक है। ये वाला क्या है RCONR1R2। हाँ अंजलि तुम ही बता दो, बाकी तो कोई बता नहीं रहा है। ये हमको नहीं पता है। क्या नहीं पता है। क्या लग रहा था तुम्हें। RC डबल बॉन्ड हो, नहीं पता है। उसके साथ नाइट्रोजन है, अमाइड है ये भी। हाँ तो वो डबल एल्काइल ग्रुप लगाया ना हाँ तो हाइड्रोजन की जगह। हाँ, दो हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप लगाया तो वो अमाइड है, तो वो अमाइड ही रहेगा। अच्छा ये बताओ ये क्या है।
ये भी नहीं पता हमको। एनहाइड्राइड। कराया नहीं कराया मैंने एनहाइड्राइड। चलो कुछ भी याद नहीं रखते तुम लोग। एनीवेज ठीक है, तो मैं एक एक करके मैं इनको फिर से बताता हूँ। जब आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जब एच होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, और इसको हम लोग आर सी एच ओ भी लिखते हैं। ठीक है, इसको आर सी ओ एच मत लिख देना क्योंकि ये एल्कोहल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आर सी एच ओ, और समटाइम्स इसको आर सी डबल बॉन्ड ओ एच इस तरीके से भी बना सकते हैं। आर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब वो एल्डिहाइड। तो ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, लेकिन बाकी तुम्हें याद रहते ही नहीं है कि वो एमाइड है एस्टर है, तो उसको याद रखना है। तो ये है कीटोन। कीटोन को हम लोग कैसे लिखते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर लिखते हैं, या फिर आर सी ओ आर भी लिख सकते हैं। तो तुम्हें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है। ये हो गया तुम्हारा कीटोन। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। एसिड तुम्हें अच्छे से याद होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। इसको कैसे लिख सकते हैं, आर सी ओ ओ एच और आर सी ओ ओ एच। जब कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग ये लिखेंगे, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द अमाइड्स। तो ये NH2 है, ये है अमाइड। तो जब डबल बॉन्ड O के साथ एल्कोहल लगा दें, OH लगा दें, तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब NH2 लगा दें तो ये क्या बन जाता है, अमाइड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RCO NH2 और RCO NH2। ठीक है, ये क्या है, अमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर पॉलीअमाइड्स ही होते हैं, मतलब उनके अंदर अमाइड फॉर्म बॉन्ड होता है। अगर अमाइड बॉन्ड नहीं होगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी के सारे प्रोटीन्स गायब हो जाएंगे, हमारी सारी मसल्स गायब हो जाएंगी। ओके, इसके बाद आता है एक एस्टर। जब इसकी जगह ओ एच की जगह मैं ओ आर ग्रुप लगा दूं तो वो बन जाता है एस्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, और आर सी ओ ओ आर। तो ये हो जाता है एस्टर, इसमें बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया एस्टर। ठीक है, एस्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग हर बार भूल जाते हो, हर बार मुझे रिवाइज कराना पड़ता है। अब मैं नाइट्रोजन के ऊपर दो एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो भी वो क्या रहता है, वो अमाइड ही रहता है, उसका वही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ एन R1 R2, या ऐसे लिख सकता हूँ RCON R1 R2 और RCON R1 R2। इस तरीके से भी कंडेंस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो अमाइड में क्या होता है, अमाइड में सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन होगा NH2, या सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहाँ पे R1 R2 ग्रुप लगे होंगे, कोई भी दो ग्रुप होंगे। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एल्काइल अमाइड। ठीक है, तो दो ग्रुप लगे तो एल्काइल अमाइड, और ये सिर्फ है नॉर्मल अमाइड। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अमाइड है। लेकिन जब हम लोग एस्टर लेते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अब नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लोराइड से भूल ही गए। जब इसके आगे हम लोग कोई एक्स बॉन्ड लगा देते हैं, सो ये कार्बोनिल है और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्स। एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वटेवर, कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल हेलाइड। ठीक है, क्या बन जाता है इसका नाम, एसाइल हेलाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर सी ओ एक्स लिखा जाएगा इसे। ठीक है, तो जब भी तुम्हें सी डब ओ ऐसी है, अगर ओ के साथ एच लगा हुआ है
तो ऑब्वियसली वो अल्कोहल है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ और लगा है तो तुम्हें इसे डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। और तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितनी उसकी वैलेंसी है, कितनी उसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग हमेशा बहुत ज़्यादा गलती करते हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, वो कार्बोनिल है या अल्कोहल है। तो वो थोड़ा ध्यान रखो, उसकी प्रैक्टिस करो कि ये डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा। कार्बन की वैलेंसी देखनी है और कार्बन की वैलेंसी तुम्हें पूरी करनी है। अगर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली वो डबल बॉन्ड बना रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अब किसके साथ बना रहा है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, कार्बन साथ में है तो हो सकता है कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बन रहा हो। तो तुम्हें कंडेंस्ड फॉर्मूला अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिस करा दूंगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है, और अगर बेसिक नहीं आएगा तो आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एसाइल हैलाइड जिसमें RCOX आ जाता है। और द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज एनहाइड्राइड्स। अब ये एनहाइड्राइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? RC11O, O C11O R। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। और क्यों बोलते हैं ये भी मैं 10 बार तुम लोगों को बता चुका हूँ, जो कि तुम्हें याद नहीं रहता है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे और इसको तुम क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करने पे क्या होता है, वाटर उसमें से रिमूव हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ लोगे, जनरली कोई भी चीज़ लेंगे, अगर उसको हीट करेंगे तो अगर उसके अंदर पानी है तो उसमें से जो पानी है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वाटर को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एनहाइड्रस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एनहाइड्रस। अगर वाटर है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड, और अगर उसमें से वाटर निकाल दिया तो उसे हम लोग बोलेंगे एनहाइड्रस। तो अगर मैं इसमें से निकालना चाहूँ तो वाटर में निकाल सकता हूँ। तो डबल बॉन्ड OH यहाँ से निकल गया, H मेरा यहाँ से रिमूव हो गया, तो इधर से OH और इधर से H निकल गया। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो क्या होगा कि RC डबल बॉन्ड O तो एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन है। अब देखो इस ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है। उसने एक ही वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर रखी है, लेकिन इसकी एक वैलेंसी कम है। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है, कार्बन की क्या है, 4 वैलेंसी होती है और इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक कम है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने से क्या होता है कि इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर रिमूवल हो जाता है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इज योर डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और डिहाइड्रेशन प्रोसेस, किसी में से वाटर निकाल दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। और हेंस इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या आ जाता है, एनहाइड्राइड। क्या है इसका नाम, एनहाइड्राइड। इसमें से वाटर निकाल दिया, ये एनहाइड्रस हो गया। तो ये जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनमें से वाटर निकालने के बाद जो फंक्शनल ग्रुप नया बन रहा है उसका नाम ही क्या रख दिया है, एनहाइड्राइड नाम रख दिया है। किसी को डाउट है तो पूछो। है किसी को डाउट? तो मुझे एक बार एराइल हेलाइड वाला जो बताए हुए हैं, एराइल हैलाइड वाला फिर से बताऊं? ठीक है मैं बता देता हूँ। वो फिर हाँ सेकंड वाला जो है, एराइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड ये वाला है ना? जो ऐसा हाँ ऐसा हेलाइड वाला। ठीक है। तो एसाइल हैलाइड में क्या है, देखो तुमने बहुत लेट क्लास ज्वाइन करी है। तो ये हाँ देखो सर। कार्बन है, हम लोग कार्बोनिल की बात कर रहे थे। तो कार्बोनिल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। वीडियो जब अपडेट हो जाएगी तो उसे यूट्यूब पे देखना, अच्छे से समझ में आएगा। तो C डबल बॉन्ड O को हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं। और जब कार्बोनिल के साथ कोई एक्स बॉन्ड होता है, कोई है एक्स बॉन्ड है, और ये एक्स बॉन्ड क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हेलोजेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर हेलोजेंस की बात की है और कार्बोनिल के साथ जब हाइड्रोजन लग जाता है तब उस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एसाइल हैलाइड, ठीक है। इधर क्या लगा दिया मैंने, एल्काइल ग्रुप लगा दिया। R इज इक्वल्स टू एनी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल और अराइल कुछ भी हो सकता है। अराइल कर देता हूँ यहाँ पे, ARYL। एल्काइल और अराइल में क्या डिफरेंस है, एल्काइल होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन, अराइल होगा कि बेंजीन रिंग से अगर वो अटैच्ड है तो उसको हम लोग अराइल बोलेंगे, ठीक है, एरोमेटिक। तो यहाँ पे जब मैं C डबल बॉन्ड O के साथ X लगा देता हूँ तो उसे मैं एसाइल हैलाइड बोल देता हूँ। अब ये एसाइल हैलाइड काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। RC डबल बॉन्ड OCl, तो ये हो गया एसाइल क्लोराइड।
RC डबल बॉन्ड O Br, तो ये हो गया एसाइल ब्रोमाइड। हाँ, ठीक है, समझ गए। तो ऐसी फ्लोराइड और एसाइल आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, सो हाँ, अगर मैं इसको लिखूं CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो इसका कॉमनली नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें से आधे बच्चों को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, हम लोगों ने एसिटाइल क्लोराइड और एसिटाइल एनहाइड्राइड दोनों ही यूज़ कर रहे हैं जब हम लोगों ने काफ़ी सारे एसाइलेशन रिएक्शंस करी थी प्रैक्टिकल में। जब हम लोगों ने, मैंने तुम्हें दिखाया था पूरा, जब हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी तुम अपने खोलोगे तो वहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ही हम लोगों ने एसिटाइलेशन किया था। ठीक है, एक्सेल एसिटाइलेशन मैंने तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट किया था, कि वीडियो दिखाई थी कि कैसे कैसे होता है और कैसे एसाइल ग्रुप लगता है। एसाइलेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं। ये मैंने तुम लोगों को अच्छे से बताया था, और वहाँ पे एसिटाइलेशन होने के बाद वो उसके ऊपर OH के ऊपर एसिटाइल ग्रुप लग गया था। फिनॉल के ऊपर, एनिलीन के ऊपर, किसी के ऊपर भी एसिटाइल क्लोराइड लगा सकते हैं। एसिटाइल क्लोराइड की बहुत ख़राब प्रॉपर्टी होती है कि ये लैक्रिमेटरी होता है। ठीक है, लैक्रिमेटरी मतलब क्या होता है कि आंखों में से आंसू आते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल क्लोराइड अगर तुम यूज़ कर रहे हो लैब में तो बहुत वो ध्यान से यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं एसिटाइल क्लोराइड के, और वो फिर आंखों में जलन होती है और फिर बहुत सारे आंसू निकलते हैं आंखों में से। ठीक है, तो एसिटाइल क्लोराइड हम लोग लैब में जनरली यूज़ नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो हुड्स में यूज़ करते हैं। ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेटर या वैक्यूम लगा हो, जो कि सारे फ्यूम्स को निकाल के बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो लैब में किसी और को नहीं हो। और इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या था, एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्रेट बहुत रिएक्टिव होता है, और इसको यूज़ करने का बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं एडवांटेज यही है कि ये लैक्रिमेटरी नहीं होता है। एसिटिक एनहाइड्रेट से आंखों में जलन नहीं होती है, और इसको हैंडलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, एनीवेज, तो ये एसाइल क्लोराइड से। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5-6 फंक्शनल ग्रुप्स की बात करी है जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, और कार्बोनिल ग्रुप का मैंने स्ट्रक्चर भी तुम्हें बता दिया था कि इसमें से ये वाली भी sp2 हाइब्रिडाइज होती है और ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज होती है। जो बच्चे लेट आए हैं तो प्लीज़ कंसल्ट द यूट्यूब वीडियो जब मैं इसे अपलोड कर दूँ। और जो बच्चे पुराने हैं तो उन्हें पता ही है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे और तुम लोगों ने करके भी दिखाया था। ओके, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट इट। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं एल्डिहाइड्स पे। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स मैनी कंपाउंड्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, तो उन ईंटों से क्या बनता है, घर बनता है। ऐसी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर ये ना हो तो नेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ के पास एल्डिहाइड और कीटोन्स होता है। हमारी बॉडी में इतने सारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं। एल्डिहाइड आई वोंट से कि इतने एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन तो बहुत ही सारे हैं। कीटोन्स हैं, एस्टर हैं, कीटोन से ही एस्टर वगैरह सब बनता है। जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर ऑल्सो कीटोन्स। कीटोन्स भी उन्हें बोला जाता है क्योंकि वो फैटी एसिड होते हैं, उनके पास एस्टर्स होते हैं, और जब भी हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म करती है और उस फैट को डिग्रेड करती है तो बहुत सारे कीटोन्स जनरेट होते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या है, इनके बहुत सारे यूजेस हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैनी कंपाउंड के। जितने भी फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, मतलब जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैं, मेडिसिन्स वगैरह हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मुझे कोई दवाई बनानी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस रिएक्शन के अंदर मुझे एल्डिहाइड या कीटोन ना चाहिए हो। एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल भी बोलते हैं। ये आएगा इधर। एनीवेज, स्पेलिंग देख लेना, मुझे लग नहीं रहा मैंने ठीक लिखा है। तो ये क्या है, बहुत वर्सेटाइल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। वर्सेटाइल क्यों, बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू
एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक फंक्शन ग्रुप से दूसरे फंक्शन ग्रुप में चेंज हो जाता है। मतलब अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो मैं उससे अल्कोहल भी बना सकता हूँ, मैं उससे अमीन भी बना सकता हूँ, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटाइलेशन वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, उसको मैं डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की न्यूमरस रिएक्शन होती है, इतनी रिएक्शंस होती है कि हम लोग पढ़ भी नहीं सकते। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेचर में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल्स में। और मेजरली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, चाहे हमारा डीएनए हो या हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल्स हों, उसमें एल्डिहाइड कीटोन ज़रूर होंगे। एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एल्डिहाइड होगा ही होगा, हो सकता है ना हो। लेकिन जितनी भी मेडिसिन होती हैं उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसमें एल्डिहाइड और कीटोन एक ना एक तो तुम्हें मिलेगा ही। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन्स की हम लोगों ने देख लिया कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन इससे हम लोग बना सकते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसका ऑब्वियसली कुछ रीज़न होता है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो तो हमारे काम आता नहीं है, बट ये अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल, कोई बंदा फार्मास्यूटिकल्स में काम करने जाएगा तो ऑब्वियसली उसके थोड़े बहुत काम में ये ज़रूर आएगा। पहले हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर। रुको, पहले मैं तुम्हें इनका वो दिखा देता हूँ। एल्डिहाइड कीटोन्स फार्मास्यूटिकल्स के अलावा ये फ्लेवर्स में भी यूज़ होता है, जैसे बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। वेनीला तुम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, वेनिला फ्लेवर होता है, हम लोग आइसक्रीम्स खाते हैं वेनिला फ्लेवर की। तो वो किससे आता है, वेनिलीन से आता है। जो वेनिला फ्लेवर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वेनिलीन होता है। और वेनिलीन क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है। तो मैं तुम्हें ज़रा दिखाता हूँ। तो ये 12th क्लास की वही तुम्हारी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाली है। ठीक है, मैं बेसिक से तुम्हें करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है तुम लोगों को, ये है वेनिलीन। वेनिलीन क्या होता है, वेनिला फ्लेवर होता है। इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा, मतलब कुछ खास फ्लेवर नहीं होता, लेकिन वो मिल्क जैसे ही बोलो, उसका ओडर होता है, बेसिकली उसकी स्मेल होती है वेनिलीन की, वेनिला जैसी। ये सैलिसिल्डिहाइड है। ठीक है, और ये है सिनेमल्डिहाइड है। सिनेमन क्या होता है, दालचीनी होता है। तो दालचीनी के अंदर ये क्या होता है, ये यूज़ होता है। सैलिसिल्डिहाइड और उससे रिलेटेड जो हम लोग बनाते हैं, तो जैसे तुमने आयोडेक्स वगैरह तुमने सुना होगा, तो उसकी एक पिक्यूलियर स्मेल होती है। वो भी किसकी वजह से आती है, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की वजह से ही आती है। ठीक है, तो बाकी ये कहाँ यूज़ होते हैं, एसीटोन इज़ अ कॉमन कीटोन। कहाँ यूज़ होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ होता है एसीटोन। ये काफ़ी सारे एडेसिव, एडेसिव क्या होते हैं, जैसे फेविकॉल वगैरह होता है, दे आर एडेसिव, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर चिपकाने के लिए यूज़ होते हैं। पेंट्स में यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं, फाइबर बनाने में यूज़ होते हैं। क्योंकि तुम अभी अगर तुमने 12th क्लास में पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वहाँ पे यूज़ हो रहे थे। और ये फैब्रिक्स में भी और प्लास्टिक वगैरह सब में यूज़ होता है, इनके पॉलीमर्स बहुत सारे बनते हैं। तो मेजरली इनका जो काम क्या है कि ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनकी, क्योंकि इनके बिना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अगर ये है तो फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल मेडिसिन बन सकती हैं। दूसरा क्या है कि ये बहुत सारे फ्रेगनेंस परफ्यूम्स में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, एडेसिव में यूज़ होता है, कपड़े जो हमारे बनाए जाते हैं और जो प्लास्टिक बनाया जाता है उनमें भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते ही हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बहुत ब्रॉड रेंज है, और बहुत सारे जो मसाले होते हैं उसमें भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते ही होते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो रोस्टेड मसाले वगैरह होते हैं उनकी बहुत अलग खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। वो भी कहाँ से आती है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की वजह से ही आती है। ठीक है, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम लोग नॉमेनक्लेचर देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो एल्डिहाइड का हम लोग पहले देखेंगे।
तो एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ RCHO। तो कभी भी CHO लिखा हुआ है तो तुम्हें पहचान लेना चाहिए कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब तुम देखो, अगर मैंने R लिखा है और ये कार्बन लिखा है और ये जो है हाइड्रोजन इसके साथ पहला बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पे इसने एक ऑक्सीजन बना रखा है, लेकिन अब देखो कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है और साथ में ही ऑक्सीजन की भी 4 वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। तो अगर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो कार्बन की भी 4 पूरी नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की भी 4 पूरी नहीं हो रही, तो तुम क्या लगा सकते हो, एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि अगर कंपाउंड को लिखते टाइम किसी की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है और वहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई और कार्बन है जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो तुम, और वो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो सबसे जो सिंपल एल्डिहाइड होता है उसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड का जो सोल्यूशन होता है, ये किस लिए होता है, जो बायो की जो लैब्स होती हैं उसमें तुमने देखा होगा कि फॉर्मलिन यूज़ होता है किसी भी अ, मरे हुए इंसेक्ट को या मरे हुए ऑर्गेनिम्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, विच इज़ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेलिन क्या करता है, उसको सड़ने नहीं देता। तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारे ग्लास जार में कोई मछली होती है, कोई ऑक्टोपस होता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, उनको किसके सोल्यूशन में यूज़ किया जाता है, फॉर्मेलिन सोल्यूशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड तो ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। कॉमन नेम का मतलब क्या है कि इस नेम से ये बुलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम कहाँ से है, कॉमन नेम आए थे, ये एक, ओके। सो कॉमन नेम का क्या मतलब होता है, कॉमन नेम का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि उसका केमिकल क्या है, तो मैं हम उसको कोई नाम दे देते हैं। अब वही अगर मुझे जैसे टॉयलेट क्लीन करना है तो उसके लिए मैं हार्पिक यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि फिनाइल यूज़ कर रहे हैं, फिनाइल क्या है, इज़ इट फिनॉल और कुछ और है, फिनाइल केमिस्ट्री में फिनाइल क्या होता है, फिनाइल होता है बेंजीन रिंग। तो व्हेन समबडी सेज कि हमें फ़िनाइल चाहिए, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि फ़िनाइल क्या होता है, बेंज़ीन रिंग होती है। और ये बेंज़ीन रिंग मतलब टाइल्स क्लीन करने के लिए, टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज़ नहीं होती है। बेंज़ीन रिंग यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। ये ड्राई क्लीन के लिए यूज़ हो सकता है, ऐसे तो यूज़ नहीं हो सकता। और बेंज़ीन क्या है, इट इज़ अ वेरी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, मतलब इससे कैंसर हो सकता है। तो फ़िनाइल पता नहीं उसका नाम क्यों रखा गया है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि उसका नाम फिनाइल क्यों रखा गया है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एसिड्स वगैरह होते हैं और कुछ और सब्सटेंस होते हैं जो साफ करने में होते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है वो नहीं पता, लेकिन कई बार उसका नाम बस रख दिया जाता है बिना सोचे समझे, ठीक है। रखेंगे भी कैसा, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, नाम रख दिया जाता है, और चाहे उस केमिस्ट्री से वो एकदम अलग ही हो। तो जैसे मैंने तुम्हें फ़िनाइल की बात बताई, ठीक है, तो वो फ़िनॉल नहीं होता है, वो कुछ और होता है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स एक-दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टोरीज़ हम लोग वापस आ जाते हैं नोमेनक्लेचर पे। सो HCOOH को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, व्हिच इज़ अ कॉमन नेम। इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो मिथनेल। तो हमें क्या याद करना है, हमें Al लगाना है किसी भी चीज़ के आगे, अल, ठीक है। सो दिस इज दी फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप लास्ट में यूज होगा तब हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेथ क्या है, यहाँ ये है नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है, एन बता रहा है ये एल्केन है, और अल क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मुझे नॉमेनक्लेचर लिख करना है तो उसके तीन चीज़ें, चार या पांच पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मिथेन, इथेन, इसको मैं मिथ लिख देता हूँ, ठीक है। इससे आगे जो यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले यूज हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया, जो लास्ट में यूज हो रहा है।
ठीक है। तो जो कंपाउंड है उसका जो नाम होगा उसके 3 या 4 पार्ट्स होंगे। तो पहला पार्ट क्या है? मिथ। ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट नेम या पेरेंट नेम भी बोलते हैं। अब पेरेंट चेन नेम लिख सकते हैं। ठीक है, मिथ। अब यहाँ पे एन, इन और आइन लिखा जाता है। ठीक है। ये एन, इन, आइन क्या है? दीज आर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो हम लोग अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन हमारे बेसिकली 3 टाइप के हैं। क्या है? एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। एल्केन्स के लिए हम लोग एन यूज करते हैं, एल्कीन्स के लिए इन यूज करते हैं, एल्काइन्स के लिए वाई एंड ई यूज करते हैं। एल्केन में क्या होता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो इट इज़ प्रेटी सिंपल। ये सब हम लोग बहुत पहले से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको बता नहीं रहा हूँ। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टेंटली बता देना, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर ये नहीं आएगा तो आगे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बाद में क्लियर हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो मुझसे इंस्टेंटली तुम रोक देना मुझे कि यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ एक बार रिपीट कर दो या एक बार बता दो। तो किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। अभी तक नहीं है सर। नहीं है? अभी तक नहीं है। ठीक है। तो रूट नेम के बाद हमारा क्या होगा? रूट नेम से पहले जो भी चीज़ यूज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। उसको बोला जाएगा प्रीफिक्स। और रूट नेम के बाद जो भी चीज़ यूज़ होगी उसको हम लोग बोलेंगे सफिक्स। तो पहला सफिक्स क्या होता है? इन हाइड्रोकार्बन का नेम हमें नहीं पता कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स 1। तो ये तो हर बार लगेगा ही लगेगा। ठीक है। और इसमें दूसरा सफिक्स होता है विच इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स कार्बन ब्रांच होती है। जनरली एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल और एराइल ग्रुप होते हैं। ठीक है। जब हम लोगों ने नाम लिखते हैं तो हम लोगों को पता है कि हम लोग लिखते हैं 3 मिथाइल, 3 इथाइल। तो ये जो प्रीफिक्स हैं ये ऐसे चीज़ हैं जिनको हम लोग कई बार सब्स्टिट्यूएंट के नाम से भी जानते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, मतलब मिथाइल हो गया, CH3 हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेन पेरेंट चेन से अलग चेन है, कोई भी ब्रांच मैं इसको बोल सकता हूँ, ब्रांच, छोटी सी ब्रांच जो पेरेंट चेन से अलग है। मतलब पेरेंट चेन ये जा रहा है, मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3 और यहाँ पे CH3 लगा। तो मैं इसको क्या करूँगा? सबसे पहले नंबरिंग करूँगा। और नंबरिंग कहाँ से होगी? ऐसी जगह से होगी जहाँ से जो ब्रांच है वो पास में हो। और हमें क्या चूज़ करना है? हमें ऐसी ब्रांच चूज़ करनी है जो सबसे लंबी हो। तो नॉमेनक्लेचर करते हुए हमें पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी होती है? पहला सीन होता है कि हमें चूज़ करनी है लॉन्गेस्ट चेन। और दूसरा चीज़ क्या होता है? नंबरिंग होती है फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शन ग्रुप इज क्लोजर। या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, वी यूज लोएस्ट लोकेंट रूल। हम लोग क्या यूज कर ले? लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे यूज कर लें तब।
तो मैंने इसमें लिखा, तो ये जो पेरेंट चेन हो गई, जो सबसे लंबी चेन हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन। ये हो गई है पेरेंट चेन। और रूट चेन, ठीक है। रूट चेन के अलावा जो ब्रांच बच गई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप है। तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल। मैं इसे जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें सब कुछ पता है, पेंटेन। ओके, सो आफ्टर दिस और क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल होते हैं। एल्कॉक्सी ग्रुप इज ऑलवेज अ एल्कॉक्सी ग्रुप इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट। एल्कॉक्सी ग्रुप क्या है, ओ आर, मतलब OCH3 OC2H5, ये क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है। ये है इथॉक्सी ग्रुप। तो मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप भी हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं, ठीक है, ये बात याद करने वाली है। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2। NO2 ग्रुप जो होता है ये भी हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है। ये कभी भी पीछे यूज नहीं होगा, ये हमेशा आगे यूज होगा, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोमिथेन, नाइट्रो इथेन, नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। तो इसको एज अ सब्सक्रिप्ट कभी भी यूज नहीं करते हैं, इसको हमेशा, इन तीनों को हमेशा क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि दे ऑल आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ पे लिखा जाता है, प्रीफिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें एक फिनाइल ग्रुप भी आ जाएगा, लेकिन अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये तो हो गई एक फर्स्ट क्लास ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे तो लिखा ही जाएगा। तो देर इज अनदर क्लास ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट 2। तो पहली क्लास होगी सब्स्टिट्यूएंट की जो हमेशा ही क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हैं। अगर ये तुम्हारे उसमें यूज हो रहे हैं तो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको पहले ही लिखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट 2 क्या होते हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना स्टार लगा के, कंडीशंस अप्लाइड। तो ये जो क्या क्या कंडीशंस हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, तो पहला है कि अगर मेरे पास 2 और मोर फंक्शन ग्रुप है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, उस केस में क्या होता है, वी डिसाइड प्रायोरिटी। तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है और उसमें 3 लोग हैं जो लीडर बन सकते हैं। अब इन तीनों में से कौन लीडर बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कौन है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है और जब जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करे, जो सबसे अच्छा बोल सकता है, ठीक है, वो बन जाएगा लीडर, और बाकी दोनों को क्या लगना पड़ेगा, एज अ सपोर्टिंग करेक्टर यूज होना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर इज द केस, अगर एक कंपाउंड है और उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि तीनों इक्वली काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें से एक क्या होगा, स्टैंड आउट होगा, और जो स्टैंड आउट होगा उसको हम लोग देंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या है, वही होगा जिसके बेसिस पे उस कंपाउंड का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसके बेसिस पे दे रहे हैं, हम क्या पढ़े, नॉमेनक्लेचर पढ़े, और नॉमेनक्लेचर में प्रायोरिटी का मतलब कि किसका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। सो जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज शो करेगा उसको हम लोग पीछे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रायोरिटी किस बेसिस पे डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड लिया जिसके अंदर क्या है, एक NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, एक OH ग्रुप है, और एक COH ग्रुप है, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्रुप है। अब मैं क्या बोलूँगा, ये नाइट्रो कंपाउंड है, ये फिनॉल है, या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कैसे पता चलेगा, मैं इनकी प्रॉपर्टी देखूंगा कि क्या है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अपनी शो कर पाएगा, जो भी फंक्शन ग्रुप अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे जल्दी दिखा पाएगा, उसको हम लोग देंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी।
तो यहाँ पे जब हम लोग इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, एसिडिक है। तो मैंने उसको हाथ में लिया और मुझे जलन हो रही है हाथ में, तो मतलब क्या है कि ये कंपाउंड एसिडिक है। ठीक है, अगर ये कंपाउंड एसिडिक है तो एसिडिक होना एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, हमें आराम से पता चल जाती है। और एसिडिक अगर कोई चीज़ है तो उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो किसी चीज़ को जला दे, ठीक है, किसी के स्किन के पास आ गई तो उसकी स्किन जल सकती है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में जो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं उनको रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा शो करते हैं। और इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी को मास्क कर देती है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टैंड आउट कर जाती है और बाकी की प्रॉपर्टी इतनी स्टैंड आउट नहीं करती। तो एसिड को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरीके से सल्फोनिक एसिड SO3H इनको भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर तुम 11th क्लास की NCERT की सेकेंड वॉल्यूम चेक करोगे तो देयर इज़ अ प्रायोरिटी सीरीज। और ये प्रायोरिटी सीरीज किस वजह से बनाई गई, उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से। ऐसी प्रॉपर्टीज जो एकदम स्टैंड आउट कर जाए, जैसे कोई एसिडिक है तो एकदम से पता चल जाएगा एसिडिक है ये। लिटमस पे डाल दो कि एसिडिक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही एसिड होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सल्फोनिक एसिड। फिनॉल क्या होता है, बहुत ही कम एसिडिक होते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है तो हमें इंस्टेंटली पता चल जाता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होना ही चाहिए। दूसरा क्या है, एस्टर्स। एस्टर्स क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई एस्टर है तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी होगी। तो ये क्या हो गई, तुमने कंपाउंड लिया और उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, तो क्या क्या हो सकता है कि ये एस्टर हो सकता है शायद एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है। तो एस्टर्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो कंपाउंड होते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, मतलब फ्रूट्स क्या होता है, फल जैसी जो स्मेल होती है वैसी होगी। ठीक है, जैसे अंगूर की स्मेल आ रही है, इस तरीके की जो स्मेल होती है, ऐसा लगेगा मन करेगा तुम्हें खाने का उसको। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एस्टर्स पहचाने जाते हैं। ठीक है, इनको परफ्यूम्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एस्टर की एक ऐसी विजुअल यानी एक सेंस जो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सूंघ सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है। तो उसको देखते ही मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये एस्टर होना चाहिए। ठीक है, हमें कंपाउंड दिखता नहीं है आँखों से, हम लोग माइक्रोस्कोप नहीं लगाए कि हम लोग बता दें कि उसके अंदर क्या कंपाउंड है, बट हम लोग फिर भी उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम लोग देख के बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे प्रायोरिटी सीरीज डिसाइड की गई है कि कौन सा कंपाउंड दूसरे के प्रेजेंस में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, तो उसमें पहले क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड्स, नीचे अमीन्स, एल्कोहल, इस तरीके से कंपाउंड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारा एक होमवर्क है कि तुम लोग पहले एक प्रायोरिटी सीरीज फाइंड आउट करोगे कि प्रायोरिटी सीरीज क्या है। ठीक है, थोड़ा काम तुम लोग भी करो। तो प्रायोरिटी सीरीज क्या है, किसको किस तरीके से अरेंज किया जाता है, मैंने तुम्हें बता दिया। 11th क्लास की NCERT की बुक में जो 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर है उसमें से जो सेकंड वाला है जिसमें नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है वहाँ पर प्रायोरिटी सीरीज दे रखी है। ये मुझे याद है, जो मेरे पास बुक है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है वो पेज। तो फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रायोरिटी सीरीज, और कल मुझे बताना कि प्रायोरिटी सीरीज में किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, किसकी कम प्रायोरिटी होती है। उसके बेसिस पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर मैं थोड़ा डिटेल में करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को नहीं बता रहा, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा यूज होगा, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्डिहाइड है। चलो इसको छोड़ो, मैं एल्डिहाइड लेता हूँ। एल्डिहाइड है और कीटोन है। इनमें से एल्डिहाइड्स हैव हायर प्रायोरिटी देन कीटोन। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कीटोन से। अब क्यों होती है, क्योंकि एल्डिहाइड क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। तो अगर पता करना हो कि तुम्हारे पास कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है कीटोन है, तो क्या होता है, कोई भी केमिकल डालो एल्डिहाइड एकदम से रिएक्ट कर जाता है। तो मतलब क्या कर रहा है, एल्डिहाइड अपनी प्रॉपर्टी
डोमिनेटली शो कर रहा है, ठीक है, दूसरे को दबा के अपनी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट कर रहा है, दिखा रहा है सबको, ठीक है। इस वजह से एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है कीटोन की, क्योंकि कीटोन के सामने एल्डिहाइड बहुत अच्छे से काम कर सकता है, या एल्डिहाइड के सामने कीटोन अच्छे से काम नहीं करता है। ओके, सो एल्डिहाइड की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो मैं एक कंपाउंड लेता हूँ और उसका नाम तुम्हें बताता हूँ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया नॉमेनक्लेचर करते हुए हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये है प्रीफिक्स, ये रूट नेम हो गया, ये सफिक्स 1 हो गया, और ये हो गया सफिक्स 2, ठीक है। तो रूट नेम क्या हो गया, ऑब्वियसली कितने कार्बन एटम्स हैं वो हो गया रूट नेम, सबसे बड़ी चेन हमें डिसाइड करनी है। और नंबरिंग हम लोग का मतलब इसमें 4 है, हम लोग इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से करेंगे। व्हाट इज लोएस्ट लोकेंट रूल मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे रखो कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है वहाँ से करेंगे। तो मैं इसको नंबर शुरू करता हूँ एल्डिहाइड की साइड से, तो 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इथ। तो ये रूट नेम क्या हो गया, इथ हो गया इसका रूट नेम, ठीक है। अब ये एल्केन है, एल्कीन है, या एल्काइन है। तो इसमें डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इन का मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ को मत समझ लेना, सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए इन में, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो वो एल्काइन है, वो एल्काइन नहीं है, वो नाइट्राइल है। तो इन और आइन हमें देखना है, तो हमें क्या दिख रहा है इसके अंदर, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, किसका, सी डबल सी का। कार्बन का कार्बन के साथ कोई डबल बॉन्ड या कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन यूज करेंगे, ठीक है। अब कहाँ क्या ड्रॉप होगा, आई विल टेल यू कि कहाँ कौन सा अल्फाबेट ड्रॉप हो जाएगा, और उसको हम लोग नाम में से हटा देंगे, ठीक है। अब इनमें से एल्डिहाइड ज़्यादा बड़ा है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है देन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड को हम लोग कहाँ लिखेंगे, सफिक्स में लिखेंगे, और कीटोन को हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स में, क्योंकि इसमें से क्या है, एल्डिहाइड क्या है, डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग मतलब वो इसको कीटोन को दबा देगा, ठीक है। तो डोमिनेटिंग होने की वजह से ये कीटोन दब जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज उभर के नहीं आती, और एल्डिहाइड ज़्यादा प्रॉपर्टीज शो कर पाता है। तो एल्डिहाइड को अगर हम लोग सफिक्स लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, और क्या यूज़ होता है, एल यूज़ होता है, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल। कीटोन्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसी के नाम से ओन, ठीक है। एल्डिहाइड में से एल्डिहाइड का एल, एल्डिहाइड में से एल्डिहाइड का अल, और कीटोन में से इसका ओन, ठीक है। वन नहीं है, ये ओन है, ओ एन ई बोलते हैं, वन नहीं बोलोगे। तो ये क्या हो गया, कीटोन आ गया। अब जब प्रीफिक्स होता है तो इनका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कीटोन को कहाँ रखना पड़ेगा, हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जब भी लिखते हैं तो उसका नंबर लिखते हैं हम। अल कहाँ पे है, 1 पोजीशन पे है, तो 1 तुम लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं फिलहाल लिख देता हूँ। 3 पे क्या है, कीटोन है, तो मैं 3 पे ओन नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा ऑक्सो। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 ऑक्सो। अब ऑक्सो क्यों लिखा मैं बताता हूँ, इथेनॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वॉवल है, और ये भी क्या है, वॉवल है। तो जब दो वॉवल एक साथ आ रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है बोलना, तो हम लोग इसमें से ई को ड्रॉप कर देंगे, ई को हटा देंगे। तो इथेन और साथ में अल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 ऑक्सो इथेनॉल। जब भी दो नंबर लिखेंगे तो नंबर के साथ में जो नेक्स्ट होगा वहाँ पे क्या आएगा, हाइफन आएगा, ठीक है। और दो जब नंबर आएंगे तो उनके बीच में कॉमा आएगा। ये मैंने तुम्हें बहुत पहले कितनी बार नाम लिखते हुए मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ आती है, हम लोगों ने ओन क्यों यूज़ नहीं किया और हम लोगों ने ऑक्सो क्यों यूज़ किया, ठीक है। तो जब भी कीटोन को हम लोग सब प्रीफिक्स बनाएंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे या प्रीफिक्स बनाएंगे, तो उसके नाम को हम लोग ऑक्सो यूज़ करते हैं, ओन यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है?
मतलब नहीं सर, नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसको 7 तो बज गए हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, उसको फिर अच्छे से हम लोग करेंगे। तो 9